हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की सामान्य जानकारी एवं आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण घटनाएं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का जो समय सीमा है वह 1850 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्यकाल भी कहते हैं और वह गद्यकाल कहे जाने के पक्ष में भी हैं, क्योंकि आधुनिक काल में काव्य के साथ साथ गद्य का भी प्रादुर्भाव हो गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला है भारतेंदु युग, जो 1850 से 1900 ईस्वी तक है। दूसरा द्विवेदी युग, सन 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद, 1918 से 1936 ईस्वी तक माना गया। चौथा प्रगतिवाद, 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक। पांचवा प्रयोगवाद, 1943 से 1951 ईस्वी तक। और छठा नई कविता, 1951 से 1960 ईस्वी तक। सातवां साठोत्तरी कविता, 1960 से अद्यतन अर्थात अब तक। इस प्रकार आधुनिक काल में प्रवृत्तियों के हिसाब से, समय सीमा के हिसाब से भागों में विभाजित किया गया। आधुनिक काल में ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं जिसने देश की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को झकझोर दिया। 1849 की ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे। वे भारतीय धर्म तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों का मजाक उड़ाकर भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यही नहीं, अपितु आर्थिक लालच देकर भोले भाले भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे थे। इनमें से कुछ महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अब हम देखते हैं कि आधुनिक काल की ऐसी कौन सी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो अन्य हमारे हिंदी साहित्य के जो 3 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल, तो उनसे अलग करने के लिए, जैसा कि इसका जो नामकरण है वह भी है आधुनिक। तो आधुनिक शब्द एक नवीन प्रवृत्ति है, आधुनिकता, जो निरंतरता का बोध कराती हो। जो नया है वह आधुनिक हो जाता है नई पीढ़ी के लिए, कि जो वर्तमान में है, जो अब घटित हो रहा है, जो अद्यतन अर्थात आधुनिक है। इस प्रकार से ब्रिटिशों का भारत में जब शासन आया तो वह अपने साथ नए साधन संस्थाओं का भी विकास किया उन्होंने। तो इन नए साधनों में जैसे डाक, रेल सेवा आदि आई। कुछ संस्थाएं जैसे स्कूल और कॉलेज उन्होंने खोले, जिनके परिणाम स्वरूप देश में एक जागरण का दौर आया। तो लाजमी है कि वह साहित्य में भी आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रीति काल में कविता या काव्य सिर्फ राज दरबार की कामिनी बनकर रह गया था,
तो उस राज दरबार की कामिनी से निकलकर जनता के सुख दुख से जुड़ी और साहित्य के केंद्र में एक सामान्य मनुष्य आया। सामान्य मनुष्य की ठेठ सामान्य भाषा, खड़ी बोली भी आई। कविता की प्रकृति और भाषा दोनों ने नया रूप और आकार ग्रहण किया। काव्य के स्थान पर अब गद्य का आविर्भाव इस युग का बड़ा क्रांतिकारी समय रहा, क्योंकि बाद में काव्य की भाषा गद्य का रूप धारण करती गई। आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल में हिंदी की बोली भाषाओं का साहित्य हिंदी का साहित्य कहा गया, परंतु आधुनिक काल में विशुद्ध खड़ी बोली साहित्य की भाषा बनी। अमीर खुसरो तथा कबीर की कविता से निकलकर खड़ी बोली अंग्रेज अधिकारी, ईसाई धर्म प्रचारक तथा आधुनिक प्रेस में पहुंची। इस प्रकार से सन 1900 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद उर्दू और हिंदी को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो इस आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल बनाती है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहली जो घटना है वह है सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति से संपूर्ण देश भर में व्यापक स्तर पर विद्रोह करते हुए जो देसी राजा थे, रियासतें थी, वे ध्वस्त प्राय थी और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो उन देसी राज्यों का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में समाहार लॉर्ड डलहौजी की नीति की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिनसे जनता की भावना पर कठोर प्रहार हुआ। जनता, सिपाहियों एवं रजवाड़ों में जो असंतोष व्याप्त था वही 1857 की राज्य क्रांति के रूप में हमारे सामने आया। इस राज्य क्रांति का पूरे देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को झकझोर दिया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। तो अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया, तो दूसरी ओर भारतीय जनमानस में भी नवीन चेतना जागृत हुई जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से पुनः जागृत कर दिया। क्रांति की लपटों ने साहित्य को भी प्रभावित किया और साहित्यकारों में स्वतंत्र चेतना, राष्ट्रीय चेतना को काव्य में व्यक्त करने की बलवती इच्छा साफ दिखाई देने लगी। तो साहित्यकारों द्वारा व्यक्त इन भावनाओं ने जनता में राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध करने में पर्याप्त योगदान दिया। अब दूसरी महत्वपूर्ण घटना है हिंदी नवजागरण की अवधारणा। हिंदी नवजागरण की अवधारणा के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजर रहा था उसे कुछ चिंतकों और विचारक पुनर्जागरण कहते हैं। कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य विद्वान है वह नवजागरण कहते हैं। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। पुनरुत्थान अर्थात पुनः और उत्थान, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका तात्पर्य है कि फिर से उठ खड़े होना, जागना। जो विचारक अतीत को स्वर्ण काल मानते हैं और वर्तमान से असंतुष्ट होकर अतीत को ही पुनः लौटा जाना चाहते हैं, वे पुनरुत्थानवादी कहलाते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार आर्य समाज का नारा वेदों की ओर लौटो ऐसे ही दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। हालांकि आर्य समाज इसकी भिन्न व्याख्या करते हैं। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, पुनः जागना अर्थात फिर से जागना। तो यह शब्द रेनेसां का अनुवाद है अंग्रेजी शब्द का। यूरोप में प्राचीन काल श्रेष्ठ था जबकि मध्यकाल अंधकार का समय था, इसलिए यह नारा काफ़ी अर्थपूर्ण था। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अतीत में जागे हुए तो थे, फिर सो गए थे, पर अब पुनः जागने का समय आ गया है।
तो कुछ लोग भारतीय समाज की व्याख्या इसी शब्द से करते हैं। उनका तर्क है कि प्राचीन काल स्वर्णिम युग था, जहाँ दर्शन, साहित्य व विज्ञान का सर्वोच्च विकास हुआ, किंतु इस्लामी आक्रमण के बाद भारतीय समाज पतनोन्मुखी हो गया था। अब पुनः जागने का समय आ गया है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती प्राय इसी भाव को लेकर के लिखी गई थी। कुछ आधुनिक विचारक भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों को ही अपर्याप्त मानते हैं तथा एक भिन्न दृष्टिकोण, जिसका नाम है नवजागरण, का प्रतिपादन करते हैं। नवजागरण, नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण है वह बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानते और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियाँ भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती हैं। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। तो इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। तो 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकतावाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिक मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्गत जो 1857 की राज्य क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है, मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया, जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी। कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर नवयुग का द्वार खोलने लगी। दूसरा 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति है वह वैज्ञानिक या मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकतावाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं ने भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
सभी परिस्थितियों पर प्रभाव डाला, लेकिन साहित्य पर भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक काल को पढ़ते हैं। अब आधुनिक काल की जितनी भी काव्य धाराएं हैं, उन काव्य धाराओं के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।